पिछले क्लास में आप हेडिंग डाले हैं कुछ क्या? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सबसे पहले लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोग डेल्टा पी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है क्या। कल आप देखे थे प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम इंडिकेट किए थे किस चीज से? पी नॉट से। और उसी में जब हम सॉल्यूट डाल दिए थे तो वो सॉल्यूशन बन गया था। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किस चीज से इंडिकेट किए थे? पी एस से। बड़ा कौन था? पी नॉट। कितना बड़ा होगा सो बताइए तो। ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पी नोट में से पी एस को घटाना पड़ेगा। तो पी नोट माइनस पी एस कीजिएगा तो आप देखिए जब आप प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिलाए तो उसका वेपर प्रेशर घटा। कितना से घटा? जितना से घटा वही कहलाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और कितना से घटा ये निकालने के लिए पी नोट में से पी एस को घटाना होगा। इट मीन्स डेल्टा पी इज इक्वल टू P naught minus PS. It means it is defined as difference of vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of its solution is called lowering of vapor pressure. क्लियर है? तो हेडिंग आप लिख ही चुके हैं, पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। एरो दीजिए, लिखिए डिफरेंस ऑफ vapor pressure of difference of vapor pressure of pure solvent, difference of vapor pressure of pure solvent ब्रैकेट में P नॉट and vapor pressure of its solution ब्रैकेट में PS and vapor pressure of its solution is called lowering of vapor pressure. Is called lowering of vapor pressure. नीचे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी, उसी में पैराग्राफ चेंज करके इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी hence delta p is equal to p naught minus ps. पिछला क्लास में वेपर प्रेशर समाप्त हुआ था। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसी में हम लोग जो अगला टॉपिक हमारा होगा वह होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं और इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं RLVP से। ओ सॉरी, तुम तौलिया रुमाल काहे लाती है रे? हाँ? तौलिया रुमाल गमछा कुछ काहे नहीं लाती है? खांसी करते रहती है। उन्हें जाके बैठा करो कोना में। रिलेटिव लोअरिंग कुछ गड़बड़ लिखा गया ना, आप एक बार लिख लीजिए खुद से। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में RLVP वो शॉर्ट ही में होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नीचे एरो दीजिए, डिफाइन कीजिए। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हेडिंग हो चुका है। हेडिंग थोड़ा गड़बड़ पड़ गया था, उसको आप सही कर लीजिए। सुनिए इधर, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक रेशियो है। किस चीज का? ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट का रेशियो है।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को हम डेल्टा पी कहते हैं और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट को हम पी नॉट कहते हैं। इसी दोनों के रेशियो को ही क्या कहा जाता है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इट मीन्स द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and the vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure. It means RLVP is equal to delta P by P naught. एरो दीजिए, लिखिए। हेडिंग हो चुका है ना, लिखिए। the ratio of lowering of vapor pressure the ratio of lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent and vapor pressure of pure solvent is called relative lowering of vapor pressure is called relative lowering of vapor pressure। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय RLVP। इट इज डिनोटेड बाय RLVP। हो गया, लिख ली? लिखेंगे दैट इज RLVP इज इक्वल टू डेल्टा P बाय P नॉट। तो यहां से RLVP बराबर तो हम ये भी लिख सकते हैं P नॉट माइनस PS बाय P नॉट, क्योंकि डेल्टा हम कल पढ़े थे ना, डेल्टा P अभी तुरंत पढ़े हैं। डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है? P नॉट माइनस PS। लिख लीजिए इसको। यही है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और आप याद कीजिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है सिर्फ टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। तो हमारे लिए यह समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है P नॉट माइनस PS बाई P नॉट, ये कैसे डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। ठीक है, अब इसको समझिए कि ये कैसे डिपेंड करता है। ध्यान दो इधर। मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट, हम प्योर वाटर ले लेते हैं और इसका वेपर प्रेशर हमको आ गया P नॉट। मान लीजिए ये वैल्यू 0.7 ATM है, ये हम अपना मान के चलते हैं। तो प्योर वाटर लिए P नॉट 0.7 है, ये तो फिक्स चीज हो गया, वाटर लिए हैं तो इतना है। अब इसमें जैसे जैसे चीनी का अमाउंट हम बढ़ाते जाएंगे, पहले तो ये सॉल्यूशन बनेगा, पहले थोड़ा चीनी मिलाए, सॉल्यूशन बना, तो बताइए वहां पर जो PS का वैल्यू होगा कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जो भी होगा वो 0.7 से कम होगा। मान लीजिए थोड़ा चीनी मिलाए तो ये 0.6 ATM हुआ, यानी वेपर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज किया। थोड़ा और चीनी मिला दीजिए, थोड़ा और घट जाएगा, थोड़ा और चीनी मिला दीजिए, थोड़ा और घट जाएगा, और चीनी मिला दीजिए और घट जाएगा, और लगातार ये डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, नहीं बढ़ता चला जाएगा, मतलब डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको, आप याद कीजिए, आपको एक और बात बताया गया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वह टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, घटने से घटेगा। ये बात बताया गया था, याद है आपको? तो हम यहाँ यह भी चेक करेंगे, अभी दोनों बात चेक करेंगे कि यह कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और दूसरा यह भी चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने से कैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और कैसे घटने से घट रहा है। देखिए, यदि आप लगातार चीनी का अमाउंट
ज़्यादा कर रहे हैं, यानी सॉलिड का अमाउंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बढ़ रहा है और वैसे वैसे पीएस का वैल्यू घट रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि पीएस का वैल्यू ये लगातार घटते जा रहा है चीनी को बढ़ाने से? इसका मतलब है कि यह ओवरऑल वैल्यू टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ कैसे रहा है? क्योंकि हम तो पहले ही कह चुके हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये बढ़ेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बढ़ने से, क्योंकि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स का। जितना ज़्यादा तुम चीनी इसमें डालोगे, पीएस का वैल्यू उतना कम होगा और ये डिफरेंस उतना ही अधिक होगा। और अधिक होगा तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जैसे आप चीनी मिलाते जाएंगे ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ता जाएगा? क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए कि इसका वैल्यू कुछ एक होल नंबर में ले लो, कुछ इसका वैल्यू 2 ले लो आप, ये 2 है, थोड़ा सा चीनी मिलाए तो ये वैल्यू मान लो 1.7 हुआ, तो 2 माइनस 1.7 करेंगे, हाँ या ना? ये आएगा 0.3/2। अब यदि थोड़ा और चीनी मिला दिए, ये हो गया 1.5, यानी 0.5/2। वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं? तो जैसे जैसे आप अमाउंट सॉल्यूट का बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ता चला जाता है। और इस प्रकार यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह डिपेंड करता है टोटल नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर, और सॉलिड पार्टिकल्स के बढ़ने से यह वैल्यू बढ़ रहा है और घटने से यह वैल्यू घट रहा है। तो ये था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये टॉपिक अभी समाप्त नहीं हुआ है, अब इससे संबंधित कुछ लॉ है, कुछ एक्सपेरिमेंटल बात है जिसको आपको समझना पड़ेगा। इस बात को बताया था रॉल्ट्स ने, साइंटिस्ट का नाम है, और उसी के नाम पर एक लॉ आपको पढ़ना है, रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। रॉल्ट्स लॉ ऑफ RLVP। लिख लिए क्या? अब जो रॉल्ट्स लॉ जो है उसको पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि ये एक लाइन का मात्र लॉ है, लेकिन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें कि ये क्या क्या है। देखिए, एक होता है एक्सपेरिमेंटल लॉ और एक होता है थियोरिटिकल लॉ। थियोरिटिकल लॉ कुछ ऐसा होता है ना कि जब आप चीज़ों को पढ़ते थ्योरी से कुछ डिफाइन हो गया, कुछ निकल गया, जैसे E=mc², ये एक थियोरिटिकल लॉ है, थ्योरी को सॉल्व करते करते वो आया है। और एक होता है प्रैक्टिकल लॉ, ये एक्सपेरिमेंटल लॉ। एक्सपेरिमेंटल लॉ क्या होता है ना कि हम एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं और वहाँ से जो डाटा हमको मिलता है हम उस पर कुछ वर्क करते हैं। हम का मतलब यहाँ पर आदमी से है, जैसे साइंटिस्ट लोग अपना लॉ देते हैं। आप उस बात को समझिए कि हम क्या बोल रहे हैं। रॉल्ट्स का क्या लॉ है इसके रिगार्डिंग, इसको समझिए। मान लीजिए कि आप एक बर्तन लिए लैब में और उसमें आप पानी भर लिए और पानी का वेपर प्रेशर कुछ मेजर कर लिया आप, तो ये प्योर सॉल्वेंट है, इसके वेपर प्रेशर को हम किस चीज़ से इंडिकेट करेंगे? P0 से। तो P0 का कुछ ना कुछ आपको मान लो वैल्यू आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दीजिए, और जो भी काम कर रहे हैं आप पूरे तौल के कीजिए बढ़िया से, कि कितना ग्राम आप पानी लिए हैं, कितना ग्राम आप उसमें चीनी मिला रहे हैं। खैर कितनों ग्राम पानी लें उससे मतलब नहीं है, P0 का जो भी वैल्यू होगा वो अपना होगा। फिर आप इसमें चीनी मिला दीजिए तौल के। अब चीनी मिलाने के बाद यह एक सॉल्यूशन बन चुका है, और अब इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा, और इस वेपर प्रेशर को हम क्या बोलेंगे? PS। अब आप सक्षम हैं इसके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को निकालने के लिए, यदि ये दो काम आप एक्सपेरिमेंटली कर लेते हैं तो, हाँ या ना? यदि आपको ये दोनों चीज़ पता चल जाए, दोनों का वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो क्या आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं कि नहीं इस चीज़ से? तो रॉल्ट्स साहब ने भी यही किया, इसका मान उन्होंने निकाल लिया। अब उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन में क्या किया उन्होंने
कितना ग्राम वाटर लिए थे और कितना ग्राम शुगर लिए थे, या कोई भी सॉल्यूट जो उन्होंने इसमें डाला, वो दोनों ग्राम को मोल में बदल दिया और मोल के बाद मोल फ्रैक्शन में बदल दिया। यानी आप अब सक्षम हैं यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालने में, क्योंकि आप तौल के सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। उन्होंने पाया ये एक्सपेरिमेंटली कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू आपस में बराबर है, और यही उसका लॉ है। और ये काम बहुत बार हुआ एक्सपेरिमेंटली, और तब जाके ये लॉ बना। तो यहाँ पर एक लाइन का बस लॉ यह है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, डायरेक्ट बराबर होता है, बराबर होता है। तो हेडिंग लिख चुके हैं आप, नीचे लिखिए स्टेटमेंट। लिखेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हेडिंग डाले हैं ना आप, नीचे एरो दीजिए और लिखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is equal to mole fraction of solute present in that solution. Mole fraction of solute present in that solution. Relative lowering of vapor pressure of a solution is equal to mole fraction of solute present in that solution. It means RLVP is equal to mole fraction of solute. इतने ना लिख सकते हैं, इसी के लिए हम लोग लिख सकते हैं RLVP को डेल्टा P बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। रुक जाइए, आप लोग लिखना बंद कीजिए। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं है? हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ या ना? इसी को हम लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, because mole fraction of solute plus mole fraction of solvent is equal to 1. P naught minus Ps by P naught is equal to small n by small n plus capital N. ये लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? क्योंकि जब आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पढ़ रहे थे तो बताया गया था ना, सॉल्यूट के मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे। सॉल्यूट के मोल को हम स्मॉल n कहे थे और सॉल्वेंट के मोल को कैपिटल N कहे थे। टोटल मोल स्मॉल n प्लस कैपिटल N हो गया था, और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता था उसके मोल को ऊपर, टोटल मोल को नीचे रखते थे। आज शाम में आप लोग का क्लास है, आज शाम में क्लास है 11th का जो पार्ट चल रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम का। जो भी टाइम में आप आते थे उस टाइम में आ जाएंगे, जो जो लोग आते थे वो लोग। सब लोग को नहीं आना है क्योंकि उसमें समझ में नहीं आएगा आप लोग। इसी में हम इसको लिख सकते हैं P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू W1 बाई M1 बाई W1 बाई M1 प्लस W2 बाई M2। अब हर जगह हर टर्म को हम लिखेंगे तो नहीं कि W1 क्या है, M1 क्या है, W2 क्या है, M2 क्या है। ये आप मोल फ्रैक्शन में निकाल के चेक कर लीजिए कि क्या है। वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, बाद बाकी को आप पहचान रहे हैं। P नॉट माइनस पी एस बाई P नॉट इज इक्वल टू स्मॉल m बाय स्मॉल m प्लस 1000 बाई कैपिटल M। आप याद कीजिए रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलालिटी फॉर एनी सॉल्वेंट, यही बात ना आया था।
और इसी में हम 55.5 लिख दिया करते थे जब सॉल्वेंट वाटर हुआ करता था। तो एक और फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, पी नॉट माइनस पी एस बाय पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एम बाय स्मॉल एम प्लस 55.5। लेकिन ये जो फॉर्मूला है सिर्फ ओनली फॉर वाटर सॉल्वेंट। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ रुक जाइए आप। यहाँ से टोटल रिलेशन 1 2 3 4 5 6 7 मिला। पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट के जगह पर कभी डायरेक्ट आर एल वी पी दे सकता है, कभी उसको डेल्टा पी बाई पी नॉट के टर्म में दे सकता है। तो जितना फॉर्मूला बना है वो सब दोगुना हो जाएगा। ये 10-12 गो, जितना हम आगे बात आपको लग रहा होगा कि हम डेरिवेशन कर रहे हैं, कोई डेरिवेशन नहीं था। बस एक ही पॉइंट को हम पकड़े हैं और उसी पर जितना रिलेशन हम पीछे पढ़े हैं सबको उतार दिए। और जितना जितना बात हम लिखते गए, जितना इक्वेशन आगे बढ़ता गया है, उतना ये फॉर्मूला बनता गया है। और हर एक फॉर्मूला टच करना पड़ेगा आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, हर एक फॉर्मूला का हर एक टर्म आपको पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूला में जो चीज़ दिया गया है सिंबल के रूप में वह क्या है, किस यूनिट में है। जैसे डेल्टा पी क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। W1 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट पी एस आप जान रहे हैं, ये सब आपको पता है। यह किसी भी सॉल्वेंट के लिए वैलिड है। अब देखिए यहाँ पर यदि पीछे का क्लास आपका छूटा हुआ होगा तो ये सब रिलेशन कहाँ कहाँ से उठा उठा के हम यहाँ पर पटक दिए हैं, इसका कुछ समझे में आपको नहीं आएगा। इसीलिए आपका क्लास रेगुलर रहना जरूरी रहता है। जिसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझिएगा तो आप खुद झेलिएगा इस चीज़ को। उतारिए। असाइनमेंट तो आप लोग नहीं लाए होंगे आज, लाए हैं? कल से आप लोग असाइनमेंट साथ में रखिएगा, वो न्यूमेरिकल वाला। लॉग टेबल वाला का जरूरत इस चैप्टर में नहीं है, लॉग टेबल का जरूरत अगला चैप्टर से सब में पड़ेगा। वहां से पीछे से दिक्कत हो रहा है, जगह चेंज कर लो। क्वेश्चन देखो, है लाए हो क्या? लो तो दर्श।
एक क्वेश्चन आपको लिखना है कॉपी पर, क्वेश्चन लिखना है पूरा, फिर बनाना है। हम आपको सिर्फ ये हिंट करेंगे कि आपको इस सब तरह के क्वेश्चन पर काम कैसे करना होता है, कैसे आप सही तरीके से अटेम्प्ट करते हैं न्यूमेरिकल बनाने के लिए। देखो न्यूमेरिकल में क्या है ना कि पूरा थ्योरी पढ़ लिए। एक तो न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्लास रेगुलर होना चाहिए, थ्योरी का हर एक टर्म समझ में आना चाहिए, तभी आपको हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में आ पाएगा और न्यूमेरिकल बनेगा। नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, जैसे तैसे पढ़ के न्यूमेरिकल कभी नहीं बन सकता है। क्वेश्चन लिखिए तो, उतारा हुआ हो गया ये। वैसे आपको बता दें ये क्वेश्चन नंबर 55 है असाइनमेंट का, लेकिन फिर भी आप इसको लिखिए कॉपी में। लिखेंगे? तुम बाहर काहे निकल जाता है रे? लिखेंगे द वेपर प्रेशर ऑफ, बाहर निकल जाए कीजिए वैसे में, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature, the vapor pressure of pure benzene at a certain temperature is 640 mm of Hg। बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख के लिख लीजिए। 640 mm of Hg। आगे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद 2.175 ग्राम 2.175 ग्राम of a non-volatile solute, 2.175 gram of a non-volatile solute dissolved in 39 gram of benzene, 39 gram of benzene। फुल स्टॉप के बाद द वेपर प्रेशर ऑफ, द वेपर प्रेशर ऑफ resulting solution, the vapor pressure of resulting solution becomes 600 mm of Hg, 600 mm of Hg। full stop। calculate the molecular weight of, calculate the molecular weight of non-volatile solute, calculate the molecular weight of non-volatile solute। ये है क्वेश्चन नंबर 55 असाइनमेंट का, नंबर भी हम लिख दिए हैं। और आपको इसको बनाना नहीं है, आप सिर्फ सुनिए समझिए। हो सकता है आप में से कुछ लोग इसको बना लें, बनाना है ही नहीं। आप सिर्फ देखिए कि क्वेश्चन पर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, कोई न्यूमेरिकल पर आप कैसे प्लानिंग करते हैं बनाने का, क्योंकि तरीका आपको आना चाहिए। तरीका आएगा तभी आप आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। देखो सबसे पहला न्यूमेरिकल का तरीका ये होता है ना कि आप पहले न्यूमेरिकल को ढंग से पढ़िए, जो चीज़ दिया हुआ है उसको समझने का प्रयास कीजिए, और जो थ्योरी आप पढ़े हैं उसमें उस चीज़ को किस सिंबल से इंडिकेट किया गया है वो सिंबल आपको पता होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर वैल्यू वहाँ पर डाल सकें। जैसे क्वेश्चन कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन। देखिए प्योर का, प्योर वर्ड इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट के लिए आता है। जब भी प्योर कह देना किसी चीज के रिगार्डिंग, तो समझ लीजिए वह चीज वहां पर सॉल्वेंट का काम कर रहा है, जो आगे के लैंग्वेज से आपको समझ में भी आ जाएगा कि सच में वो सॉल्वेंट है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 640 mm ऑफ Hg। इस लाइन से दो चीज का हमको पता चला कि सॉल्वेंट जो है वह बेंजीन है, पहला चीज,
और दूसरा उस बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वह 640 mm ऑफ Hg है। और सॉल्वेंट चूंकि बेंजीन है और इसके वेपर प्रेशर को हम पी नॉट से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि आपको वैल्यू किस चीज़ का दे दिया, पी नॉट का, और ये है 640 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg देख के घबराइएगा नहीं, mm ऑफ Hg प्रेशर का एक यूनिट है। 1 atm में ये होता है 660 mm ऑफ Hg। ये सब बताया हुआ है, पीछे 11th में बताए थे, अभी जरूरत नहीं है इसलिए नहीं बताए हैं, यहाँ भी जरूरत पड़ेगा तो बता देंगे। आगे देखिए, कहता है कि 2.175 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। आगे का लैंग्वेज में तो आपको कह ही दिया कि कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको हम 39 ग्राम बेंजीन में डाल रहे हैं, मतलब बेंजीन सॉल्वेंट है और ये जो 2.175 ग्राम नॉन वोलेटाइल है जो सब्सटेंस है यही आपका सॉल्यूट है। यानी आपको क्या दिया, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया, और क्या दिया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्यूट को आप W1 से इंडिकेट करते हैं और वेट ऑफ सॉल्वेंट को W2 से, यानी आपको W1 दिया 2.175 ग्राम और W2 दिया 39 ग्राम। आगे, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी आपको क्या दिया, PS 600 mm ऑफ Hg। आपसे पूछता है कि उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ही हम लोग M1 से इंडिकेट करते हैं। आपसे M1 ही पूछ रहा है, आपको यहाँ पर M2 का भी जरूरत पड़ेगा, और M2 तो आपको पता है बेंजीन है ना जी। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 होता है, मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे तो 78 आएगा। तो हम यहाँ पर 78 लिख दिए हैं। ये डाटा क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में सॉल्वेंट बेंजीन तो दिया है, उससे हम इसको निकाल लेंगे। और जो फॉर्मूला अभी तक हम मिटाए नहीं हैं, थोड़ा गौर से देखिए कि क्या उस फॉर्मूला पर रख के इसको बनाया नहीं जा सकता है। इस सारे देखिए, सारा डाटा एकत्र कर लीजिए, जो दिया हुआ है वो दे दीजिए, जो पूछ रहा है वह भी लिख दीजिए। फिर आप खोजना शुरू कीजिए कि ये सब किस रिलेशन से आएगा, हमको किस कौन सा ऐसा रिलेशन है जिसमें ये सब बातें आती है। तो यही रिलेशन है ना जिसमें ये सब बात आता है। फिर उस फॉर्मूला पर आप बैठाने का कोशिश कीजिए। ये हो जाएगा 640 माइनस 600 बाय 640 इज इक्वल टू 2.175 बाय M1 बाय 2.175 बाय M1 प्लस W2 39 है और ये 78, ये दो बार में कट ही जाएगा। ये आपको 1/16 आ जाएगा। देखिए 640 में से 600 घटाएंगे 40 बचेगा ऊपर, और नीचे 40, ये 4/64 यानी 1/16 बचेगा। यहाँ से जब आप M1 का मान कैलकुलेट, अच्छा ये एक इक्वेशन है, एक ही ना वेरिएबल है M1, यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये 65.5 के आसपास आता है। वैसे एग्जैक्ट हमको याद नहीं है कि क्या आता है, लेकिन लगभग इतना ही आता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे इसको कि क्या रहा है, कैलकुलेट करके इसको देख लीजिएगा, और कल घर से क्वेश्चन भी बना के लेते आइएगा। 56 होमवर्क है आपका, 56, 57, 58। देखो ज़्यादा न्यूमेरिकल हम नहीं दे रहे, 2-3 न्यूमेरिकल अब हर दिन हम तुमको देंगे, और कोशिश कीजिए ईमानदारी से घर पर बनाने का, आदत डालिए न्यूमेरिकल बनाने का। जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे थ्योरी आपका उतना ही अच्छा होगा। नहीं मेहनत करेंगे तो फिर सपना सिर्फ देखेंगे कि हमको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए, हकीकत कुछ और होगा। काम करके लाइए और ये पूरा न्यूमेरिकल बना लीजिए। उसके बाद जिस बुक को फॉलो कर रहा हूँ आपको उस बुक से बनाइए, टेंशन नहीं होगा आपको, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो किसी भी न्यूमेरिकल को बनाने के लिए पहले डाटा को एकत्र कीजिए, सिंबलाइज कीजिए उस लैंग्वेज को जो बहुत डिटेल में दिया हुआ है। जो दिया हुआ है उसको लिखिए, जो पूछ रहा है उसको लिखिए, यूनिट पर खास ध्यान रखिए, उस रिलेशन को ढूंढिए जो थ्योरी में आपको मिला है, जिसके मदद से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, और फिर सॉल्यूशन कीजिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। जो ज़्यादा ट्रेंड लोग हैं वो एक ही बार में कर लेंगे, जो ज़्यादा ट्रेंड नहीं है वो थोड़ा मेहनत करके ढूंढने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से आएगा। बस इतना ही तो करना होता है। अगला 3 क्वेश्चन बनाइए, वो आपको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर हम आगे कर ही देंगे। कल अगला थ्योरी स्टार्ट होगा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, रॉल्ट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
क्वेश्चन को बनाने में हमको 2-3 मिनट का समय नहीं लगेगा और सब क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं 95% लोगों से बन जाएगा सभी क्वेश्चन। नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, हिंट कर देंगे, पूरा बताएंगे नहीं, ऐसे ही बता देंगे। आइए कल।